और दोस्तों, हमारे द्वारा यह एक नई सीरीज स्टार्ट की जा रही है जिसमें यूपीपीएससी के एग्ज़ाम में जो भी एग्ज़ाम कराता है यूपीएससी, आरओ हो, एपीएस हो, यूपीपीसीएस हो, अन्य एग्ज़ाम जो भी यूपीपीएससी कंडक्ट कराता है उसके द्वारा अभी तक ज्योग्राफी में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस सीरीज में हम ओनली ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे। जब ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आपके फिनिश हो जाएंगे उसके बाद इन्वायरमेंट का स्टार्ट करेंगे, ऐसे पॉलिटिक स्टार्ट करेंगे, फिर साइंस का, यानी जितने भी क्वेश्चन अभी तक यूपीएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं इन सारे को हम अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। वैसे भी हमने ज्योग्राफी के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है ज्योग्राफी मैपिंग की 49 रुपीज़ में। जो लोग ज्वाइन हुए हैं उनको उससे तो बेहतरीन फ़ायदा मिलेगा ही, हालांकि जो नहीं ज्वाइन हुए हैं अगर वो हमारे इस सीरीज से ज्वाइन होना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, ज्योग्राफी मैपिंग सीरीज जो हमने स्टार्ट की है उसमें हम सारे कॉन्टिनेंट जितने भी हैं सारे को हम डिस्कस करेंगे मैपिंग के साथ, प्लस इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हमारा जो डिस्कशन होगा वो मैपिंग के साथ होगा। हमारे डिस्कशन में आपको इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी का कंप्लीट नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके अतिरिक्त आपको कुछ भी आरओ हो, यूपीपीएससीएस हो या यूपीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो या अन्य कोई एग्ज़ाम हो उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसी क्रम में आज हम ज्योग्राफी की पहली सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं अभी तक यूपीपीएससी के विभिन्न एग्जाम में ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चंस पूछे गए और क्या क्वेश्चंस पूछे गए। तो हम टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे जिसमें हमारा पहला जो टॉपिक है भारत का सामान्य परिचय है। तो आइए देखते हैं सामान्य परिचय से क्या क्वेश्चंस अभी तक ज्योग्राफी में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। पहला है भारत विश्व का 6वां सबसे बड़ा देश है। दोस्तों ये गलत कथन है। आपको पता है कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गया। दूसरा है संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। बिल्कुल सही है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। ये भी सही है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित, ये स्टेटमेंट गलत है। तो यानी दूसरा और तीसरा सही है। आइए देख लेते हैं। आपको ऐसा बताया कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, अगर भारत के संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार हम देखें तो 6.45 से 37.67 उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। और दूसरा और तीसरा सही है क्योंकि भारत का जो स्थलीय भाग है वो कुल क्षेत्रफल का 2.4% घेरे हुए बिल्कुल सही है। और क्योंकि कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से गुजरती है और कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है, जो कि अक्षांशीय विस्तार को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आपके भारत के समान परिचय से हैं उनको हम मोस्टली डिस्कस कर ले रहे हैं। इसमें कुछ पॉइंट नए हैं, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो 7वां है। बिल्कुल सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। दोस्तों आपको पता है ये पहला राष्ट्र हो गया है अब, तो ये भी वो है। फिर है कि इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। ये भी बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। ये गलत है। दोस्तों कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का मैंने पहले ही बताया कि 7वां बड़ा देश है। भारत जनसंख्या के दृष्टि से चीन के पश्चात विश्व का दूसरा देश था, लेकिन अभी रिसेंटली जो एक वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट आई है 2023 में उसके अनुसार भारत विश्व का पहला बड़ा देश हो गया है और चीन दूसरे स्थान पे हो गया है। ठीक है। फिर क्वेश्चन है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों एक ट्रिक होता है, मित्र पर गमछा झार। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये राज्य हैं जहां से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। तो आपको इन सारे राज्यों को याद रख लेना है, तो आप आसानी से ऐसे इस टाइप क्वेश्चन को आप कर लेंगे। तो अभी तक हमने 2 टाइप क्वेश्चन देखे। पहला तो यह है कि भारत का क्षेत्रफल अवस्थिति के बारे में पूछ रहा है, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है इसके बारे में पूछा, कितनी सीमा उसकी स्थलीय है इसके बारे में पूछा। तो जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ उसको आपको याद करते जाना है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। देखिए लिखा भी है कर्क रेखा पढ़ने वाले भारत के 8 राज्य जो मैंने बताया उसको आपको याद होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। दोस्तों यही क्वेश्चन फिर से पूछा गया था, उसको 1 लाइन फॉर्म में दे दिया इसने, सेम वही। फिर निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित। दोस्तों मणिपुर स्थित, आपको पता है मणिपुर से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है, या यह राज्य जो है
ये उत्तर में स्थित है। ठीक है, फिर है निम्नलिखित नगरों में कौन कर्करेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन भी आता है, कर्करेखा कौन निकटतम दूरी पर है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो है गांधीनगर। ठीक है, गांधीनगर जो है कर्करेखा के सबसे निकटतम स्थित है। ऐसे 4-5 हैं जिनको आपको याद होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्करेखा सबसे निकट स्थित है। दोस्तों देखिए यहाँ जबलपुर हो गया, यहाँ गांधीनगर ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ जबलपुर हो गया। ऐसे क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। ये देखिए यूपीसीएस मेन से पूछा गया था 2017 में, और ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पीएससी के जीआईसी एग्जाम में पूछा गया था, 2002 में पूछा गया, 1999 में पूछा गया, फिर 2010 में पूछा गया। तो ये कई बार पूछे गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला है निम्नलिखित भारत के राज्य की नदियों में कौन कर्करेखा को 2 बार काटती है। दोस्तों माहे 2 बार काटती है। माहे नदी कर्करेखा को 2 बार पार करती है या मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंभाती खाड़ी में गिर जाती है। ये हो गया। जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है तो एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है तो उस स्थान की वस्ती क्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसा होता है कि आपको थोड़ा जो पृथ्वी का देशांतर अक्षांश यामोत्तर है इसके विषय में जानकारी अच्छे से होनी चाहिए, तब आप आसानी से कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से है कि जैसे कि पूछ रहा है कि जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर, भारत का मानचित्र आपको पता है कि 82.5 डिग्री या 82.5 डिग्री है, तो वहाँ पे कह रहा है अर्धरात्रि यानी कि 12 बज रही हैं, तो एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है तो उस स्थान की अवस्थी जिस यामोत्तर पर है वह क्या है, तो 82.5 डिग्री होता है। तो वही लिखा है जब भारतीय मानक समय यामोत्तर पर अर्धरात्रि है तो एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो वह स्थान भारत से पूर्व में होगा, क्योंकि पूर्व में सबसे पहले सुबह होती है, फिर 6 घंटे के अंतराल पर 6 घंटे यानी कि 1 घंटे में 15 डिग्री का अंतराल होता है, तो 15 गुणे 6 कर दिया, 15 छक्का 90 हो गया का अंतराल होगा। भारत का मानक समय 82.5 है, 82.5 में अगर आप 90 ऐड कर देंगे तो आपका 172.30 डिग्री पूर्व होगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। फिर कह रहा है गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होता है, तो ये 2 घंटे का अंतराल होता है। ठीक है, कि गुजरात का अक्षांशीय विस्तार 68.4 से 74 पॉइंट पूर्वी देशांतर के मध्य है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश का आपको पता है 97.330 पूरा। अगर इनको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका जो वो आएगा वो लगभग 30 डिग्री के राउंड आएगा। तो और आपको पता है कि 30 डिग्री के राउंड आएगा तो 30 डिग्री चूंकि एक जो देशांतर होता है वो 4 मिनट के अंतराल पर होता है, तो जब उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 30 को 4 से तो लगभग आपका 120 मिनट के राउंड आएगा, तो जो कि 120 मिनट इज इक्वल 2 आवर्स हो जाएगा। यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्व के देशांतर, वही सेम क्वेश्चन वो भी है, 1430 हो जाएगा। तो ये आप देखिए यहाँ पे दिया गया है, इसको आप देखिएगा अच्छे से समझ में आ जाएगा। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है। आपको पता है भारतीय मानक समय की जो यामोत्तर है वो 5 राज्यों से गुजरती है। तो ये इसमें से कह रहा है आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है और उड़ीसा से गुजरती है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। तो भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। जो 5 राज्य हैं उनके नामों को याद होने चाहिए। जैसे कर्क रेखा 8 राज्यों से, वैसे भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री है वो 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत का प्रमाणिक मध्याह्न है, तो 82.5 डिग्री पूर्व भारत का मध्याह्न है, इसको पता होना चाहिए आपको। भारतीय जो मानक समय है वो कहाँ से गुजरती है, मतलब कहाँ से लिया गया, तो इलाहाबाद के पास से गुजरती है जो कि नैनी में है। ठीक है, यदि अरुणाचल प्रदेश के तिरप में सुबह सूर्योदय 5 बजे होता है तो गुजरात में क्या 2 घंटे बाद ही होगा, तो यानी सुबह 7 बजे होगा। अरुणाचल प्रदेश के तिरप पे गुजराती कांडला के बीच सूर्योदय समय में आपको पता है अंतर 2 घंटे का होता है, तो 5 में 2 ऐड कर देंगे 7 हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे गए। नेक्स्ट है भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट, पॉइंट कलीमर, तो ये क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार द्वीप पर स्थित है, ये भारत का सबसे वो है, ये इंदिरा पॉइंट भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है, इंदिरा पॉइंट। और जो इंदिरा कॉल होता है वो उत्तर में, उत्तर का सबसे बिंदु होता है। ठीक है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है, तो बड़ा निकोबार, इसको भी याद रखिएगा। इंदिरा पॉइंट तो है लेकिन कहाँ पर है, बड़ा निकोबार पे है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, तो आपको इसमें याद होना चाहिए कितने राज्य ऐसे हैं जिससे बांग्लादेश सीमा लगती है, तो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की लगती है लेकिन इसकी मणिपुर की नहीं लगती। आपको पता है कि मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। बांग्लादेश के अंदर सीमा कौन सा, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा होगा, मिजोरम हो गया, ये 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश से लगती है। ऐसे सभी राज्यों के आपको पता होने चाहिए। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा सही नहीं बनाता, वही सेम क्वेश्चन फिर पूछ लिया।
निम्नलिखित में भारत की किस राज्य की सीमा म्यांमार से लगी नहीं है? तो आपको अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की तो लगी है, लेकिन असम की नहीं लगी है। तो असम राज्य सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की लगती है, क्योंकि वो लाइन से दिए गए हैं ऊपर से नीचे, तो उनकी लगती है। भारत के निम्नलिखित राज्यों समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान सीमा बनाता है? तो आपको पता है गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया और जम्मू एंड कश्मीर हो गया, इन राज्यों से लगती है। अभी हाल ही में 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, केंद्र प्रदेश में पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। प्रेजेंट टाइम की जो स्थिति वो बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है रेड क्लिफ लाइन के द्वारा। आपको पता पाकिस्तान के बाद आधा सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा द्वारा होता है। डूरन लाइन मैंने बता दिया अफगानिस्तान के द्वारा है। और ये कब खींची गई थी? ये डूरन लाइन भारत पाकिस्तान के बीच खींची गई थी। मैकमोहन भारत चीन के बीच हो गया। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो त्रिपुरा के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो बांग्लादेश से लगा हुआ है 3 तरफ से, तो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम, दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से लगा हुआ है, इसकी तरफ 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। तो ये क्वेश्चन आपके जो है यूपीपीएससी के भारत के सामान्य परिचय से पूछे गए थे, इतने क्वेश्चन। ठीक है, अगला पार्ट देख लेते हैं, स्थलीय भौतिक विभाजन से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारत से उपबंध पुरा चंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका किस तरफ है? तो उत्तर की ओर सरका है। महाद्वीपीय स्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना का भाग है। गोंडवाना में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत का ही स्थलपिंड के रूप में जुड़े थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में गोंडवाना के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ, जिसमें भारतीय स्थलपिंड उत्तर की ओर विस्थापित हुआ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत सबसे प्राचीन भाग है, बिल्कुल। साउथ इंडिया जो है सबसे प्राचीनतम भाग है, बिल्कुल सही है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन पर्वत का उदाहरण है, बिल्कुल सही है, फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण है। भारत के पश्चिम समुद्र का निर्माण नदियों के जमाव के द्वारा हुआ है, दोस्तों ये बात गलत है। नेक्स्ट है, भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है, बिल्कुल सही है। भारत के पश्चिमी समुद्र का निर्माण नदियों के जमाव के द्वारा नहीं, बल्कि भूमि के उत्थान और निर्गमन के कारण हुआ है। भारत में कोयले का विशाल भंडार यहाँ के गोंडवाना शिलाओं में पाया जाता है। हिमालय विश्व के सबसे नवीन फलित पर्वतों में से एक है। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। केरल का कुट्टानाड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है कुट्टानाड, इसीलिए यह फेमस है। ठीक है, एफएओ ने क्या किया है कि कुट्टानाड खेती के तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो गोंडवाना भारत में क्या है? नवीनतम है। आपको पता है ये 5 प्रकार की चट्टानें हैं, आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्य, गोंडवाना, जिसमें आर्कियन जो है वो सबसे प्राचीनतम है, उसके बाद धारवाड़ बनी, फिर कुड़प्पा, फिर विंध्य, फिर लास्ट में क्या है? गोंडवाना, इसलिए गोंडवाना क्या है? सबसे नवीनतम है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण या भ्रंशन से हुआ है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक है, जिसमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, शीशा जैसे खनिज पाए जाते हैं। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ, जो कि आप देख सकते हैं धारवाड़ के बाद कुड़प्पा क्रम की चट्टानें बनी हुई हैं। इसमें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी ये प्राप्त होते हैं। विंध्य क्रम की चट्टानों का काफी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। भारत में अधिकांश कोयले गोंडवाना क्षेत्र के अंतर्गत पाए जाते हैं। ये 2 स्टेटमेंट हैं कि निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार करें और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। दूसरा है, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है। हिमालय से निकलने सभी नदियां सतत वाहिनी है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हिमालय से निकलती हैं ये। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है, इसलिए ये सतत वाहिनी है, ये बात नहीं है, क्योंकि वो हिमालयी क्षेत्र में स्थित है, इसलिए सतत वाहिनी है, ये बात सही है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे शायद एक्सप्लेन किया होगा इन्होंने। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है। इसका प्रमुख कारण इन नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयी क्षेत्र में स्थित होना है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है, ये भी शायद सही है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? तो भाबर बोलते हैं। उप हिमालय क्षेत्र के गिरपत क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तिस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। दोस्तों, हिमालय का जो गिरपत क्षेत्र है वो पश्चिम में सिंधु से लेकर पूर्व में तिस्ता तक फैला हुआ है, इसके समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। यह समानता 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालय नदी द्वारा अचानक ढाक भंग के कारण शिवालिक के गिरपत क्षेत्र में की गई कंकड़ बजरी के जमाव से निर्मित मेखला है। फिर दोस्तों क्वेश्चन है, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में किन नदियों के बीच है? सतलज, काली। दोस्तों ये 5 नदियां हैं, आपको याद होना चाहिए, आपको दिखा देता हूं मैं। देखिए दोस्तों, ये 5 नदियां हैं, सिंधु, सतलज, काली, तिस्ता, दिहांग। इन नदियों के बीच में इन नदियों के द्वारा अलग अलग हिमालय को डिवाइड करके 4 प्रकार के हिमालय आपको देखने को मिलेंगे। सिंधु सतलज के बीच पंजाब, सतलज काली के बीच कुमायूं, काली तिस्ता के बीच नेपाल,
तिस्ता दिहांग के बीच असम हिमालय, ये 4 हिमालय आपको देखने को मिलेंगे। ये लाइन से नदियाँ आपको याद होनी चाहिए, सिंधु, सतलज, काली, तिस्ता, दिहांग। इनके बीच में पंजाब, कुमायूं, नेपाल, असम हिमालय स्थित है। अब जो सतलज और काली के बीच कौन स्थित है, तो कुमायूं स्थित है। वही क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि कुमायूं हिमालय किसके सतलज काली के बीच है। पूछ सकता है सिंधु सतलज के बीच कौन है, सिंधु सतलज पंजाब है। काली तिस्ता के बीच नेपाल है, और तिस्ता दिहांग के बीच कौन है, तो असम हिमालय बीच स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है गिरपत की स्थिति का। बिल्कुल सही है कि भाबर मैदान शिवालिक के गिरपत क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तिस्ता के बीच फैला हुआ 816 किलोमीटर चौड़ाई में इस मैदान का निर्माण कंकड़ बजरी के जमाव से हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, तो शिवालिक सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। भारत की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक है जो कि नवीन बड़ी पर्वत का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है, तो दोस्तों त्रिपुरा जो है ये पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है, बाकी सारे जो हैं इसमें पटकाई पहाड़ी से लगे हुए हैं। ठीक है, पटकाई पहाड़ियां असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में संलग्न है। त्रिपुरा राज्य पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। मिजो पहाड़ियां त्रिपुरा से संलग्न है। तो ये सब आपको ये आप पता होना चाहिए कितने राज्य संलग्न है, तो 5 राज्य, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में अवस्थित है। यह हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के दक्षिण पूर्व में से उत्तर पश्चिम तक विस्तारित है। अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन के द्वारा हुआ है। बिल्कुल सही है। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। ये भी सही है। यह हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। बिल्कुल सही है। यह भारत के सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये भी सही है। दोस्तों इसमें चारों कथन जो है स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसकी जो लंबाई है टोटल ये 9.2 किलोमीटर याद रखिएगा। 9.2 किलोमीटर लंबी अटल टनल हिमालय की पूर्वी और पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। यह पूरे वर्ष मनाली को लाहौल से जोड़ती है। इसका निर्माण बीआरओ द्वारा किया गया है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और अक्टूबर 2020 को रोहतांग में प्रधानमंत्री मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट दोस्तों, कश्मीर घाटी अवस्थित है पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। कश्मीर घाटी पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है। भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित कश्मीर घाटी उत्तर पूर्व में हिमाद्री पर्वत श्रेणी और दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी के मध्य बीच स्थित है। दोस्तों ये यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा गया है। इसको जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर होने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है, दोस्तों लद्दाख पठार जो है अक्साई चीन का भाग है। ये यूपीएससी 2019 में पूछा गया था। अक्साई चीन भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं से सम्मिलन संधि स्थल पर स्थित है। यह भारतीय भूभाग पर वर्ष 1962 में युद्ध में चीन में कब्जा कर लिया था, तब से यह भारत चीन के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है। लद्दाख पठार अक्साई चीन क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हिमाचल पर्यायवाची है मध्य हिमालय का। हिमाचल उपयुक्त में से मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। मध्य या लघु हिमालय श्रेणी को महाबरेश श्रेणी या हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का नवीनतम पर्वत श्रेणी है, तो हिमाद्री नवीनतम है। बाकी जो अरावली है, विंध्य, ये सब बहुत ही प्राचीन है। हिमाद्री श्रेणी नवीन पर्वत श्रेणी का उदाहरण है तथा दिए गए विकल्प में ये नवीनतम है। वहीं अरावली पर्वत श्रृंखला भारत में सर्वाधिक प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। महान हिमालय को हिमाद्री श्रेणी भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत पूछता है यारों में, तो उस पर देख लीजिएगा ध्यान से। नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन आर दूसरे को आर कहा गया है। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। बिल्कुल बात सही है। हिमालय में कई अंधधर उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग भूकंपीय क्षेत्र 4 और 5 में आता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत के पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र शामिल हैं और भारत में इन्हीं क्षेत्रों में हिमालय का विस्तार है। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम एवं भ्रंश दरार पाए जाते हैं। इन उत्क्रम क्षेत्रों की अवस्थी और हिमालय थोड़ी संरचना के कारण यह भारत का सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र बन जाता है। इस क्षेत्र में प्लेटों के संतुलन के कारण यह भूकंप क्षेत्र प्रवण क्षेत्र है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है सरोवरीय मैदान का। पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव से निर्मित मैदान सरोवरीय मैदान कहलाता है। कश्मीर घाटी और इम्फाल बेसिन इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध निम्न में से कौन से कथन सही हैं। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं। दोस्तों ये कथन गलत है। लघु हिमालय की परतदार और समुद्र जीव जंतु के जीवाश्म मिलते हैं। दोस्तों ये सही है। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय मानवता सभ्यता के अवशेष मिले हैं, ये भी सही है। यानी 2 और 3 सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन नहीं है और ये इसमें क्या कह रहा है, जीवाश्महीन है। ठीक है। दूसरा है फिर बाकी लोग हिमालय की परतदार चट्टानें में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में स्थित बुजुर्ग होम गुप्त काल से मानव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सबसे पुरानी है? तो अरावली सबसे पुरानी है। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जबकि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, याद रखिएगा। अरावली श्रेणी आपको पता है कहाँ है? राजस्थान में है। निम्नलिखित से कौन सा रेजिडुअल मतलब वही होता है दोस्तों अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? दोस्तों अरावली बता ही दिया मैंने। दक्षिण भारत सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी है। अनाईमुडी दक्षिण भारत का या प्रायद्वीप भारत सबसे सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है तथा यह केरल में स्थित है। यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का एक भाग है। ठीक है दोस्तों, 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दोस्तों क्वेश्चन ज़्यादा है थोड़ा, ठीक है। भारत प्रायद्वीपीय सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी बताई दिया मैंने। नर्मदा तापियों के किसके मध्य क्या स्थित दोस्तों? सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है। सतपुड़ा श्रेणी के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी, दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी प्रवाहित होती है, अर्थात सतपुड़ा श्रेणी दोनों नदियों के मध्य स्थित है। इनमें से कौन सा एक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित दोस्तों? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियाँ भारत के दक्षिण भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। यह पर्वतमाला पश्चिमी घाट तथा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। नीचे दिए गए कथनों में से पहाड़ियों को दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम स्थित कीजिए। दोस्तों इस तरह क्वेश्चन जब आते हैं कि आपको नीचे दिए गए कोर्स से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अनुक्रम बताइए, तो दोस्तों यहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपका ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व भी हो जाएगा। ऐसे पीर पंजाल श्रेणी की अगर बात करूँ तो पीर पंजाल श्रेणी आपको तो पता है ना कि पीर पंजाल श्रेणी जो होगी ये सबसे नॉर्थ में होगी, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में है। तो नीचे दिए गए कोड से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम स्थित कीजिए। तो दक्षिण से उत्तर तो पीर पंजाल श्रेणी सबसे उत्तर में चली जाएगी। अब फिर जब 3 नंबर सबसे ऊपर चला गया तो दक्षिण से उत्तर है। अब सबसे दक्षिण में आपकी कौन सी श्रेणी? सबसे दक्षिण में आपकी होगी सतमाला पहाड़ी, उसके बाद कैमूर होगी, नागा पहाड़ियाँ बीच में होंगी, फिर सबसे लास्ट में होंगी पीर पंजाल। यानी 1 2 4 3 इस प्रकार से क्रम होगा। ठीक है, तो इस पर सतमाला पहाड़ी आपको पता है महाराष्ट्र में है, कैमूर मध्य प्रदेश में हो गया, और नागा भारत म्यांमार सीमा, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कार्डेमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों में स्थित दोस्तों? कार्डेमम ये केरल तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कार्डेमम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट के केरल तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? मांडो पहाड़ी दोस्तों कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है। ये महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, बाकी सारी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अगला? निम्नलिखित में से कौन सा, ये देखो यूपीएससी 2021 में पूछा गया था कि निम्नलिखित से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? मांडो पहाड़ियाँ मैंने बताई दिया गुजरात में है, बाकी गड़जात आपकी उड़ीसा में है, नलमलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में है, सेवराय पहाड़ी कहाँ पे? तमिलनाडु में है। फिर है दोस्तों गारो मेघालय में हो गया, मिरी अरुणाचल प्रदेश हो गया, और डालमा झारखंड हो गया, कुली मलाई कहाँ हो गया दोस्तों? ये तमिलनाडु हो गया। यानी शी का 2 नंबर पूछा गया था। ये गारो कहाँ है? मेघालय में है, मिरी अरुणाचल प्रदेश में से, कुल्ली मलाई तमिलनाडु में है, और डालमा कहाँ पे है? ये झारखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह एक भ्रंशोत पर्वत है। पश्चिमी घाट एक भ्रंशोत पर्वत है, सही है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, ये भी सही है। इसका उत्तरी खंड लावा से आच्छादित है, ये भी सही। यानी तीनों स्टेटमेंट दोस्तों इसमें सही है। देखिए दोस्तों आर भी पूछा गया था कि पश्चिमी घाट का विस्तार, अच्छे से पढ़ लेते हैं कि पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिमी सागर तट के समानांतर लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर में तापी नदी के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक पाया जाता है। ये एक भ्रंशोत यानी ब्लैक पर्वत का उदाहरण है, जिसका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर में अपस्वलन के कारण हुआ है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र और खड़ा, जबकि पूर्वी ढाल मंद और सीढ़ी नुमा है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी घाट मुख्यतः बेसाल्ट सैलो गोवा से, दक्षिण ग्रेनाइट और नाइस सैलो से निर्मित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों पश्चिम से पूर्व कह रहा है। पश्चिम से पूर्व का मतलब ये हो गया दोस्तों, ये हमको गुजरात से लेकर बांग्लादेश की तरफ से जाना है। ठीक है, तो सतपुड़ा, महादेव, मेकाल, छोटा नागपुर पठार, ये आपका पश्चिम से पूर्व क्रम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है? यूपीएससी में भी पूछा गया था कि प्रथम भारतीय नारी जो माउंट एवरेस्ट पर शिखर चढ़ने में सफल हुई थी, तो उनका नाम क्या था? बछेंद्री पाल था। बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला हैं जिनके एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में 1984 में सफलता प्राप्त हुई थी। भारत सर्वोच्च चोटी कौन सी है? केटू गाड़ी ऑस्टिन है, जो कि दोस्तों कहाँ पे है? काराकोरम श्रेणी में स्थित है, और यह भारत के शायद प्रदेश लद्दाख में स्थित है। निम्नलिखित में कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम है? दोस्तों पूर्व से पश्चिम क्रम में सही क्रम है।
पूर्व से पश्चिम दोस्तों कह रहा है, आप बताइए, आप सोच के बताइए क्या हो सकता है पूर्व से पश्चिम क्रम में। सबसे पूर्व में कौन सा होगा? क्या सबसे पूर्व में आपका निम्नलिखित में कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? सबसे पूर्व में कौन सा होगा? धौलागिरा होगा? नहीं, धौलागिरा तो सबसे पश्चिम में है। नमचा बरवा होगा? बिल्कुल, नमचा बरवा सबसे पूर्व में होगा। उसके बाद क्या कंचनजंगा होगा? कंचनजंगा होगा तो दोस्तों याद रखिए, कंचनजंगा जो है वो आपका सिक्किम में स्थित है, इसको याद रखिएगा। कंचनजंगा हो गया। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन है, अब नमचा बरवा कंचनजंगा तो बी और डी में दोनों में है। अब नंदा देवी आ गया और माउंट एवरेस्ट आ गया। दोस्तों कंचनजंगा के बाद माउंट एवरेस्ट पड़ता है, उसके बाद नंदा देवी पड़ता है, यानी डी का है, डी नंबर होगा। नमचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर सही क्रम है, नमचा बरवा चीन में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, माउंट एवरेस्ट नेपाल, नंदा देवी उत्तराखंड में है। फिर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? हिमालय पर्वत श्रेणी दोस्तों अन्नामलई आपको पता है साउथ में स्थित है, शिरुमाला ये भी साउथ में है, जबकि चोओऊ और लाहौल से दोनों दोस्तों कहाँ पे है? ये हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग है। 1 और 2 सही है दोस्तों इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला है निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा भारत में अवस्थित नहीं है? दोस्तों गोसाई थान भारत में अवस्थित नहीं है, बाकी सारे यहाँ पे हैं। नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जबकि गोसाई थान तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिमालय में त्रिशूल, देखो ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं ये आरओ में पूछा गया था, देखिए कितना डेप्थ क्वेश्चन पूछता है। हिमालय में त्रिशूल शिखर के संबंध में से कौन सा कथन सही है? त्रिशूल शिखर यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। अब यह चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची है, तो क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 सही है। त्रिशूल 3 हिमालय पर्वत चोटियों का एक समूह है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी त्रिशूल फर्स्ट की ऊंचाई 7500 मीटर से कम है। यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। यह समूह भगवान शिव के त्रिशूल के समान प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न अधोलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अधोलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? माउंट आबू, अरावली पहाड़ियाँ सही है। ऊटकमंड, नीलगिरी पहाड़ियाँ सही है दोस्तों। बी और डी दोस्तों ये शिमला पीर पंजाल श्रेणी और कोडाईकनाल अन्नामलई पहाड़ी ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। कोडाईकनाल अन्नामलई पहाड़ी में नहीं बल्कि तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी में अवस्थित है, और पालनी पहाड़ी पश्चिम में अन्नामलई पहाड़ी से संबंध है, ठीक है। शिमला इसी प्रकार पीर पंजाल में ना होकर धौलधार श्रेणी में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है पीसेस प्री 2019 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? तो गुरुल मानधाता, नमचा बरवा दोनों ही अवस्थित भारत में नहीं है। गुरुल मानधाता पर्वत शिखर भारत में नहीं बल्कि पश्चिमी तिब्बत में नेपाल के उत्तरी पश्चिम के निकट अवस्थित है। इसी प्रकार नमचा बरवा पर्वत चोटी भी अरुणाचल प्रदेश सीमा के निकट दक्षिण पूर्व तिब्बत में अवस्थित है। गुरुल मानधाता, नमचा बरवा ये दोनों ही पर्वत शिखर भारत में अवस्थित नहीं है। कामेत या कामेत पर्वत उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में, नंगा पर्वत भारत के जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और बताइए सही उत्तर चाहिए। केरल, अनाईमुड़ी कहाँ पे दोस्तों? केरल में है। सारामती नागालैंड की चोटी है, और नंदा देवी उत्तराखंड, और डोंडा बेट्टा ये तमिलनाडु का है, यानी कि सी सही है। धूपगढ़ चोटी मध्य प्रदेश, सारामती बताया नागालैंड, गुरु शिखर राजस्थान, डोंडा बेट्टा तमिलनाडु, यानी कि आपका इसमें डी सही है। बटेश्वर पहाड़ी कहाँ पे है? कर्नाटक में है। बेल्लारी श्रृंखला कहाँ पे है? बिहार में है। चिन श्रृंखला मणिपुर में है। धोसी पहाड़ी हरियाणा में है। नेक्स्ट है कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है वे हैं धौलाधार, पीर पंजाल के मध्य है। नेक्स्ट है नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? चांगला जम्मू कश्मीर, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, सल्ला दोस्तों उत्तराखंड में नहीं, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन किसका सुमेलित नहीं है? बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, नथुला सिक्किम है, जलप्पा भी सिक्किम है, और पालखांड केरल में है, पालघाट। भोरघाट हिमाचल प्रदेश में तो नहीं है, भोरघाट महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ठीक है। मुंबई हाईवे, पुणे हाईवे और रेल मार्ग गुजरता है, या करजत और खांडला के बीच स्थित है। अगला है इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? खैबर दर्रा दोस्तों नहीं है इसमें, ठीक है। बाकी सारे हैं, थालघाट, भोरघाट, पालघाट तो है ही है। खैबर दर्रा पाकिस्तान में है, ओके। नेक्स्ट है निम्नलिखित से कौन सा एक दर्रा सही सुमेलित है? माना हिमाचल प्रदेश,
दीफू और लद्दाख और अघिल अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों नीति सिर्फ उत्तराखंड का है, बाकी सब गलत है। माना नीति उत्तराखंड का है, दीफू अरुणाचल प्रदेश, अघिल कहाँ का है, लद्दाख का है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? शिवकिल्ला हिमाचल प्रदेश में है, लथुला जलप्पा सिक्किम है, जोजिला जम्मू कश्मीर, लिपुलेख दोस्तों उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में नहीं है। ठीक है, कहाँ पे है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। शिवकिल्ला हिमाचल प्रदेश, बोमडिल्ला। दोस्तों वही क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, रिपीट कर रहा है। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का मार्ग गुजरता है? तो दोस्तों जोजिला से होकर जाने का मार्ग गुजरता है। ठीक है, अलग जोजिला श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है, जबकि शिवकिल्ला हिमाचल प्रदेश तिब्बत से संबंध करता है। इन सारे को दोस्तों तीनों याद रखिएगा। दर्रे दिए गए हैं, आपको राज्य से मिलाना है। बरनिहाल जम्मू कश्मीर, नथुला सिक्किम है, नीति उत्तराखंड, शिवकिल्ला हिमाचल प्रदेश। यानी कि दोस्तों ए का 2 नंबर, बी का 3 नंबर, सी का 4 नंबर। दोस्तों बी वाला सही है। वही दोस्तों सेम बुमला अरुणाचल प्रदेश, जलप्पा सिक्किम, मुलिंगला उत्तराखंड, शिवकिल्ला कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। दोस्तों वही क्वेश्चन पूछा। दोस्तों यही यूपीएससी से पूछा था मेंस में, यही यूपीएससी से पूछा था मेंस में। ठीक है, तो क्वेश्चन जो यूपीएससी से पूछा उसी को मैं डिस्कस भी कर रहा हूँ। अगला है दर्रा दिए गए हैं। अब माना दर्रा नथुला जलप्पा सिक्किम हो जाएगा, और दोस्तों माना उत्तराखंड हो जाएगा। उसके बाद जोजिला ये जम्मू कश्मीर, शिवकिल्ला हिमाचल प्रदेश हो जाएगा दोस्तों, तो सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला निम्नलिखित दर्रों में से कौन उत्तराखंड राज्य में स्थित है? लिपुलेख आपको बता ही दिया मैंने। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? दोस्तों यहाँ पे नथुला जो है सुमेलित नहीं है, मैंने गलत लगा दिया था, रोहतांग नथुला इसमें गलत होगा, और बाकी लिपुलेख उत्तराखंड में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल में है। नथुला दोस्तों जलप्पा जो है, नथुला जलप्पा दोस्तों ये सिक्किम में आपका स्थित है। ठीक है, नथुला और जलप्पा सिक्किम में है, और लिपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल में स्थित है। रोहतांग दर्रा अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों आपके दर्रे दिए गए हैं, बता रहा है इनको पश्चिम से पूर्व की ओर आपको सर्च करना है। तो शिवकिल्ला हिमाचल प्रदेश में, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, नथुला जलप्पा ये सिक्किम में हो जाएगा, लिपुलेख जो है उत्तराखंड में। तो इसी अकॉर्डिंग राज्य के अकॉर्डिंग आप सर्च कर लीजिएगा। आपको बोमडिला सबसे लास्ट में पड़ेगा क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो 3 नंबर सबसे लास्ट में आएगा, तो आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हिमनद सबसे बड़ा है? दोस्तों सियाचिन सबसे बड़ा हिमनद है। ठीक है, सबसे बड़ा हिमनद दोस्तों इसमें कौन है? सियाचिन तो इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो गंगोत्री सबसे बड़ा हो जाएगा। ऐसे आपको टॉप 5 जो हिमनद है वो आपको याद होने चाहिए। ऐसे कोई भी हिमनद जो 25 से ऊपर हो जिनकी ऊंचाई, ठीक है, उनको जरूर याद कर लीजिएगा आप। ठीक है, गंगोत्री और रुंडुन, कंचनजंगा हिमनद, केदारनाथ हिमनद जो भी हैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जो 28 गंगोत्री हिमनद 25 से 26 किलोमीटर है, तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा। इनमें से कौन सा विशालतम हिमनद है? सियाचिन विशालतम दोस्तों हिमनद है। ठीक है, ससाइमी कहाँ पे है? काराकोरम में है। गंगोत्री उत्तराखंड में है। जेमू नेपाल सिक्किम में है। सियाचिन काराकोरम में है। ध्रुवों के अतिरिक्त दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। इस दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर फ्रैंकचेंको ग्लेशियर है, जो कि पामीर क्षेत्र में स्थित है। चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है? उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में दोस्तों इसका हो जाएगा मिलाम। मिलाम हिमनद उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में हिमालय क्षेत्र स्थित है, मुख्य हिमनद है। इस हिमनद से शारदा नदी का उद्गम होता है। मेघालय का पठार भाग है प्रायद्वीपीय खंड का। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, या इस भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। नीचे दिए 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए, दूसरे को आर कहा गया है। आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस था, दार्जिलिंग का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊंचाई के साथ कारण है कि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों में तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। दोस्तों दोनों सही है। ठीक है, और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? क्योंकि खनन उद्योग का विकास दोस्तों और औद्योगिकरण वहाँ पर हुआ है, इसलिए। ठीक है, धनबाद कोयला खनन उद्योग संस्थान के लिए जाना जाता है। धनबाद में लाल मिट्टी व्यापक क्षेत्र में पाई जाती है, जो कि कृषि के लिए उपयोगी नहीं होती है। कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा इत्यादि का पाया जाना जनसंख्या की संख्या का कारण नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है दोस्तों छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में स्थित है दोस्तों। तो यहाँ 2 राज्य का नाम दिया गया है। हालांकि अगर दंडकारण्य क्षेत्र की बात कर रहा है तो ये दोस्तों 2 से अधिक राज्यों में स्थित है।
ठीक है। लेकिन यहाँ स्पेशली 2 राज्य मेन हैं, छत्तीसगढ़ उड़ीसा, तो उनका नाम दिया है, तो आपको इन पे चुनना पड़ेगा। क्योंकि देखिए लिखा है दंडकारण्य क्षेत्र मुख्यतः उड़ीसा और तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक तटीय भाग और द्वीप समूह, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना आपको लगेगा चीज़ अच्छी है, तो मैं इसके आगे की भी वीडियो बनाऊँगा। आपका दोस्तों लगभग मैंने 80 से 90 क्वेश्चन डिस्कस कर दिया है। ऐसे ऐसे करके आपके जितने भी क्वेश्चन अभी तक यूपीएससी के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, उन सारे को हम डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, तो दोस्तों फिर आपको नए टॉपिक के साथ हम जल्दी मिलेंगे। तब तक के दोस्तों जय हिंद।